दोस्तों, स्नेहा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम स्नेहा है। आज हम साइंस के कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? हैजा, डेंगू, मलेरिया, आंत ज्वर। हैजा, डेंगू, मलेरिया, आंत ज्वर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। डेंगू के लक्षण हैं, यहाँ पे दिए गए हैं कुछ इसके लक्षण। डेंगू को पहचानने के कुछ तरीके, जैसे उल्टी आना, मन का मिचलाना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों और हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, मांसपेशियों में सूजन आना, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना। तो एंडीज मच्छर किसका वाहक है? डेंगू का। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एंडीज मच्छर विशेष रूप से एंडीज इजिप्ट डेंगू वायरस का प्रमुख वाहक है। जब यह मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। देखो, यह मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, मतलब एक व्यक्ति तो पहले से ही संक्रमित है और वह काटता है तो वह वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वह बाद में किसी और व्यक्ति को काटता है। तो एक तो संक्रमित व्यक्ति को काट दिया और बाद में दूसरे व्यक्ति को काट दिया, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको काट दिया। तो इस तरीके से क्या होती हैं? बीमारियां फैलती जाती हैं। तो यह डेंगू के अलावा यह मच्छर चिकनगुनिया, जीका, पीत ज्वर जैसी बीमारियां का भी वाहक है। तो डेंगू है अगर किसी को, या कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसको मच्छर काटा है ना, और वह संक्रमित पहले से संक्रमित था, तो मच्छर के शरीर में वायरस चले गए, फिर वह मच्छर जाके स्वस्थ व्यक्ति को काट दिया तो उसमें बीमारी फैल गई। तो इस तरीके से क्या है, बीमारियां फैलती रहती हैं। तो ये किसका वाहक है? डेंगू। इसका आंसर हो जाएगा डेंगू। और क्या क्या है इसके अलावा? चिकनगुनिया हो गया, जीका हो गया, पीत ज्वर हो गया, ये सारी बीमारियों का भी यह वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? हे बुखार किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जान, विशिष्ट कणमय पदार्थ या परागकण। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, परागकण। परागकण के कारण क्या होता है? हे बुखार होता है। अगर प्रदूषित हवा में परागकण उपस्थित हैं तो हे बुखार हो जाता है। उसके कुछ संकेत हैं कि किस तरीके से होता है, जैसे आंखों में पानी आ जाना। कभी कभी होता है ना कि आंखों में पानी आ गया है, किसी की नाक भी बह रही है और नाक के साथ साथ आंखों में खुजली भी हो रही है, गले में खराश आ गई है। ये सब चीजें जो हो रही हैं किसकी वजह से हो रही हैं? प्रदूषित हवा में परागकण उपस्थित हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हे बुखार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। हे बुखार जिसे हम चिकित्सीय भाषा में एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस किसे कहा जाता है? हे बुखार को। मतलब अगर हम मेडिकल की भाषा में पढ़ेंगे तो इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है, हे बुखार को। मुख्य रूप से हवा में मौजूद परागकणों के प्रति एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण होता है। मतलब अगर हवा में कोई परागकण उपस्थित हैं तो उसे हे बुखार हो जाता है। जो प्रदूषित हवा है ना, प्रदूषित हवा में परागकण की उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है। और उसका चिकित्सीय नाम क्या है? चिकित्सीय भाषा में उसे क्या बोलते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। ठीक है। यह कोई संवेदनशील व्यक्ति इन बारीक कणों से संपर्क में आता है। जब कोई व्यक्ति, देखो, संवेदनशील व्यक्ति इन बारीक कणों के संपर्क में आता है। देखो, प्रदूषित हवा है और हवा में क्या है? ये परागकण उपस्थित हैं और इन्हीं के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी नाक की झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे उसे छींक आने लगती है, नाक बहने लगती है, आंखों में खुजली होने लगती है। ये सभी लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं, है ना। तो यह बुखार हे बुखार कहलाता है। यही आमतौर पर, और इसमें क्या होता है? इसमें जो शरीर का तापमान होता है वह तापमान नहीं बढ़ता। शरीर का तापमान आमतौर पर क्या रहता है? नहीं बढ़ता है ना। हे बुखार में आमतौर पर जो तापमान है वह नहीं बढ़ता है, केवल नाक बहती है, छींक आती है, आंखों में खुजली होती है और नाक की झिल्ली में सूजन आ जाती है। तो हे बुखार को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परागकण, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छोटी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? छोटी माता, डी रदरफोर्ड ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, लुई पास्चर ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। छोटी माता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, एडवर्ड जेनर ने किया था।
छोटी माता देखो, जैसे चिकन पॉक्स नहीं होता, स्मॉल पॉक्स, छोटे छोटे चकते हो जाते हैं, स्मॉल पॉक्स मतलब छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं हमारी बॉडी पे, तो रेड कलर के छोटे छोटे से स्पॉट बन गए तो हम बोलते हैं कि इसको छोटी माता निकली हुई है, वही है ना। तो उसके टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। छोटी माता या चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। उन्होंने 1796 में काउ पॉक्स वायरस उपयोग करके दुनिया का पहला सफल टीका विकसित किया था। कब किया था? 1796 में। किसके वायरस का उपयोग करके? काउ पॉक्स वायरस का उपयोग करके, है ना, पहला सफल टीका विकसित किया था, जिसे कब लाया गया था, कब प्रकाशित किया गया था? 1798 में प्रकाशित किया गया था। यह आया तो था, विकसित तो हो गया था 96 में, लेकिन प्रकाशित कब हुआ था? 2 साल बाद हुआ था, 1798 में हुआ था। कुछ तथ्य देख लेते हैं। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी के फादर कहा जाता है, मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने किसके टीके का आविष्कार किया था? छोटी माता या चेचक के टीके का। उन्होंने काउपॉक्स के माध्यम से लोगों को चेचक से प्रतिरक्षित किया था, है ना। किसके माध्यम से किया था? काउपॉक्स के माध्यम से। तो हो गया ना कि छोटी माता या चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था? 1796 में उसे विकसित किया था और 98 में उसे प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, दंत क्षय का क्या अर्थ होता है? दंत क्षय का क्या अर्थ होता है? दांतों का सफेद होना, दांतों में सूजन आना, दांतों का सड़ना, दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। तो क्षय हो रहा है, मतलब दांत क्या हो गए हैं? सड़ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या आंसर हो जाएगा? दंत क्षय यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह मुंह की बैक्टीरिया भोजन में मौजूद शर्करा को एसिड में बदलकर दांतों की ऊपरी परत मतलब इनेमल को नुकसान पहुंचाता है। दंत क्षय क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुंह के बैक्टीरिया भोजन में मौजूद शर्करा को एसिड में बदलकर दांतों की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब जो मुंह के बैक्टीरिया हैं वह भोजन में मौजूद हो जाते हैं, है ना। भोजन में मौजूद शर्करा जो रहती है उसमें उसको एसिड में बदल करके दांतों की एनेमल को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या परिणाम हो सकते हैं? इसके कारण दांतों में कैविटी जम जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं दांतों में, जिसे आमतौर पर दांतों का सड़ना ही कहा जाता है। उपचार क्या है? यदि इसका समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो यह दर्द और संक्रमण का कारण बन सकते हैं, है ना। कभी होता है ना कि हमारे दांत में कैविटी हो गई है या फिर गड्ढे हो गए हैं, छेद हो गया है, तो वो बहुत दर्द होता है। इसीलिए क्या है, इसका इलाज नहीं किया तो बहुत ही संक्रमण भी हो सकता है और दर्द तो होता ही है। तो समय रहते इसका इलाज कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है, एक सुनामी का नाम है, अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान है, या अफ्रीकी पहाड़ियों में विस्फोटित ज्वालामुखी है। तो इबोला क्या है? पढ़ा था ना हमने बचपन में, सभी लोगों ने पढ़ा है कि इबोला एक वायरस है। कौन सा वायरस है? ये पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। कौन सा रोग है? विषाणु रोग है। कहाँ? पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। कुछ कुछ साइन दिए गए हैं, जैसे कि फीवर है ना, हेडेक हो रहा है, मसल पेन कर रही हैं, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स दिए गए हैं इबोला। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग एक वायरस जनित रोग है जो वर्ष 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में पहली बार पाया गया था। कहाँ पाया गया था? पश्चिमी अफ्रीका में 2014 में पाया गया था। 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी इसकी पहचान, इसीलिए इसका नाम इबोला पड़ा। और इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है और इसके चपेट में आकर टाइफाइड, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है। तो इबोला कहाँ पाया गया था? 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में पहली बार पाया गया था और इस 1976 में इबोला नदी के पास स्थित इसकी पहचान की गई थी, इसलिए इसका नाम इबोला रखा गया। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। मिठाइयाँ हैं और मिठाइयों पर मक्खी बैठी है, उसको दूर भगाकर एक लड़की मिठाई खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग का शिकार हो सकती है? कैंसर हो सकता है, उसको हैजा हो सकता है, डिफिथीरिया हो सकता है, या क्षय रोग हो सकता है।
तो क्या होगा, जब वह लड़की मक्खियों को हटा करके मिठाई खा लेगी तो हैजा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हैजा हो जाएगा उसका। हैजा के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार जी घबराता है, ब्लड प्रेशर कम होना, हृदय की गति को बढ़ना हैजा में ये सब होता है, उल्टी, दस्त और पैर ऐंठन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई मिठाइयाँ रखी हुई हैं और मक्खी बैठी है, उसको हटाकर कोई लड़की खा लेती है तो वह कौन सा रोग होगा, हैजा रोग हो जाएगा उसको। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा किसके कारण होता है, कौन से जीवाणु के कारण, विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी नामक एक जीवाणु का नाम है, जीवाणु का क्या नाम है, विब्रियो कॉलरी। यह हैजा का जीवाणु है जो प्रदूषित स्थानों में रहने वाली मक्खियों द्वारा फैलता है ना, मक्खियों द्वारा फैलता है, प्रदूषित स्थानों में मक्खियां रह रही हैं वहीं से ये फैल जाता है। इसमें जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार भी कम पड़ जाता है। हैजा के प्रकोप से बचने के कुछ उपाय दिए गए हैं, जैसे साबुन और पानी से अपने हाथ बार बार धोना चाहिए, जहां साबुन उपलब्ध ना हो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। खाना बनाने के लिए फिल्टर या उबला पानी का उपयोग करना चाहिए। पानी को उबाल नहीं सकते हैं तो क्लोरीन या ब्लीच से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, है ना। अगर आसपास कोलेरा के केस हैं तो उसे दौरान डेयरी प्रोडक्ट खाने से बचें। डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वह नहीं खाना चाहिए। कच्चे फल सब्जियों की अच्छे से धोकर और छीलकर ही खाना चाहिए। स्ट्रीट फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मतलब जो नहीं सड़क के किनारे लगे हुए हैं और हम लोग जा जा के खा लेते हैं तो वो हमें नहीं खाना चाहिए, उससे भी हैजा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किससे संबंधित रोग है, गुर्दे से, आग्नाशय से, यकृत से, ग्रहणी से, है ना। तो ये किससे संबंधित है, तो पीलिया सबको पता है कि पीलिया है अगर हमको तो वह लीवर से कनेक्टेड है। पीलिया किससे संबंधित है, लीवर से है, हमारे यकृत से संबंधित है ना। पीलिया क्या है, पीलिया कोई बीमारी नहीं है बल्कि लीवर में हो रही कुछ समस्या है, कि हमारी लीवर में कुछ समस्या हो रही है, इसके पीछे के कारण जैसे हेपेटाइटिस जैसे लीवर संबंधी बीमारी हो सकती है। समय पर जांच, सही इलाज, टीकाकरण से लीवर को गंभीर नुकसान बचाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत, लीवर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। पीलिया यकृत से संबंधित है। पीलिया मुख्य रूप से यकृत से संबंधित रोग है और यह यकृत की कार्य क्षमता में कमी आती है। लीवर में जो काम करने की क्षमता है वह कम हो जाती है, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं और पित्त नली में अवरोध के कारण रक्त में क्या हो जाती है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती हैं। तो मुख्य प्रभावित अंग कौन सा है, लीवर है ना। अगर पीलिया का नाम आया है तो वहां लीवर आएगा। कारण क्या है कि वही यकृत संबंधी रोग है, पित्त नली में रुकावट आती है, लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या है, अगर रक्त में, हमारे ब्लड में, हमारे खून में यूरिक अम्ल ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है, संधि शोथ होता है, गठिया होता है, आमवात होता है, आमवनिक हृदय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गठिया, है ना। गठिया रोग हो जाता है अगर रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है। तो गठिया क्या है, गठिया ना हो इसके कुछ उपाय भी हैं, जैसे अपने जोड़ों की चोट लगने से बचाएं। तो जोड़ों में दर्द होता है, चोट ना लगने दें भाई जोड़ों को। गलत तरीके से उठने बैठने में भी और सोने में भी होता है। मोटापा से बचें, स्मोकिंग ना करें, कैल्शियम विटामिन युक्त डाइट लें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गठिया के कुछ उपाय दिए गए हैं यहाँ पे। स्ट्रेस ना लें, योगा करें, नींद लें, अच्छी पूरी नींद लें, साफ सफाई रखें और फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। गठिया आंसर हो जाएगा गठिया। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का मुख्य लक्षण गठिया है या गठिया रोग हो जाता है। जब यूरिक एसिड का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसमें गठिया रोग हो जाता है। इसके क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं जिससे तीव्र दर्द, सूजन और लालिमा उत्पन्न होती है, जिसे गांठ या अर्थराइटिस कहा जाता है। अर्थराइटिस कहा जाता है। गांठ एक यूरिन एसिड बढ़ने के कारण होने वाला सबसे प्रमुख अर्थराइटिस है। तो ये सब क्या है, गठिया के कारण होता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है, अमीबियासिस, हैजा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा।
इन्फ्लुएंजा एक श्वसन संबंधी वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से हवा के माध्यम से खांसने छींकने से फैलती है, न कि दूषित भोजन से, है ना। कैसे फैलती है भैया, ये मुख्य रूप से हवा के माध्यम से ही फैलती है। कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है तो उससे फैल जाती है, ना कि दूषित भोजन से फैलती है। जबकि अमेबियासिस, हैजा और हेपेटाइटिस से दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे अमेबियासिस है, हैजा है और हेपेटाइटिस है, ये सब तो दूषित खाना खाने से होता है, पानी के माध्यम से होता है। लेकिन यह क्या है, वायरल बीमारी है। वायरल मतलब कि छींकने में, हवा में, अगर हम हवा के माध्यम से हम वहाँ खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो जो बीमारियां होती हैं उसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह समानता किसका परिणाम है? कम इंसुलिन स्राव का, कम थायरॉक्सिन स्राव का, कम एस्ट्रोजन स्राव का, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम इंसुलिन स्राव का, है ना। मधुमेह समानता किससे होता है? कम इंसुलिन स्राव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह समानता कम इंसुलिन स्राव के कारण होता है। मधुमेह यह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन के कम स्राव के कारण उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन के कारण होता है। कम इंसुलिन अगर स्राव हो रहा है तो मधुमेह हो जाएगा। दो प्रकार का होता है कि भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया में खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है और इसके अभाव में यह शर्करा रक्त में चली जाती है। दूसरा है इंसुलिन यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इसके अल्प स्राव से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये दो ही कारण हैं, इंसुलिन में यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है, और पहला भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। दो इसके प्रकार हैं, दो प्रकार से इंसुलिन काम करता है। मधुमेह के कारण हो जाएगा, कम इंसुलिन का स्राव हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, उसको फॉलो जरूर करें ताकि आपको इस क्लास का PDF मिल जाए और क्लास का नोटिफिकेशन भी मिले। थैंक यू।